हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पोएट्री का वन शॉट के सीरीज में 2.5 दैट इज फादर रिटर्निंग होम, ये पोएम का वन शॉट। फ्रेंड, इसके पहले 2.1 से लेके 2.4 तक सारे वीडियोस होप आपने देखे होंगे। देखो यार, ये जो सेक्शन है दैट इज पोएट्री सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3A and B, it is of 14 marks and I am sure that you can get 14 out of 14 marks। यानी कि अगर हम थोड़ी सी अच्छी सी पढ़ाई करते हैं ना, तो हम यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्क कट करने के लिए कोई भी ऑप्शन एग्जामिनर के पास नहीं होता है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वहाँ पे हम आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2.5 का वन शॉट, जहाँ पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगा, उसके साथ ही साथ PYQ यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी, उसके साथ सॉल्यूशन एंड एप्रिसिएशन कैसे लिखना है। फ्रेंड्स, दैट इज 2.5 फादर रिटर्निंग होम। एज वी नो, दिस पोएम इज रिटन बाय इंडियन एंड महाराष्ट्रियन पोएट दैट इज दिलीप चित्रे। तो बहुत क्लोज है ये यहाँ पे व्हाट दिलीप जी चित्रे हैज डिड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय दिलीप चित्रे। दिलीप चित्रे इज वन ऑफ द ऑल-राउंडर पर्सनैलिटी। ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट but also a good filmmaker, notable contribution of magazine columnist, and he played versatile role। तो अलग अलग रोल उन्होंने प्ले किए हैं। एंड being a poet, he is awarded by one of the prestigious award, that is Sahitya Academy Award, for his work Sej Tuka, which he translated into Marathi, from Marathi into English। अभी मराठी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में दिलीप जी चित्रे बहुत ही परफेक्ट है। उन्होंने बहुत से मराठी के पोएम या फिर अभंग जिसे कहते हैं हम, स्पिरिचुअल पोएम जिसे कहते हैं, इनको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। एंड उनका एक बहुत ही फेमस हुआ ऐसा ट्रांसलेशन है दैट इज सेज तुका, एंड इसके लिए उनको द बेस्ट लिटरेरी अवार्ड दैट इज द साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। नाउ हियर इन दिस पोएम द पोएट हैज डिपिक्टेड, डिस्क्राइब्ड हिज ओन फादर। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अपने फादर को खुद डिस्क्राइब किया है। द पोएम हैज़ ओनली 2 स्टैंजास। द स्टैंजास आर टू बिग, बहुत बड़े बड़े 2 ही स्टैंजा है। द फर्स्ट स्टैंजा टेल्स द आइसोलेशन ऑफ हिज फादर इन सोसाइटी, इन कम्युनिटी, एंड द सेकेंड स्टैंजा टेल्स आइसोलेशन इन हिज ओन होम। फ्रेंड्स, इनका जो राइटिंग है, इनकी जो मेजर थीम्स होती है वो होती है आइसोलेशन की तरफ या फिर एलियनेशन की तरफ। तो मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स मीन्स द पोएट हैज रिटन मोस्ट ऑफ हिज पोएम विद द हेल्प ऑफ द थीम दैट इज आइसोलेशन और एलियनेशन, देन एक्साइल, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन एंड डेथ। These are few famous themes of his writing. The given poem that is Father Returning Home is taken from Traveling in a Cage, one of the poetry collection Traveling in a Cage, इसमें से लिया गया है, where the poet has depicted or described his own father's routine from and to his office। यानी कि एक्चुअली ये जो पोएम है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि व्हेन द फैमिली दैट इज द चित्रे फैमिली शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात टू मुंबई, when he came in Mumbai, he found the lifestyle of Mumbai, and with that he has written this poem that is Father Returning Home। तो अपने खुद के ही पिताजी के ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी है, किस तरीके से मोनोटोनस लाइफ जीते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट ही वर्क्स वेरी हार्ड and in return what he gets। तो this poem is also one of the rising poem of one of the very important issue that is the treatment given to the elderly people। यानी कि जो elderly people होते हैं उन्हें किस तरीके से ट्रीटमेंट आजकल
हमारे सोसाइटी में दी जाती है, ये भी यहाँ पे बताया गया है. पोएट हैज़ यूज so many figures of speeches to make this poem very beautiful and meaningful. For example, alliteration, onomatopoeia, then synecdoche, antithesis, ये सारे poems यहाँ figures of speech यहाँ पे यूज़ किए गए. तो चलो स्टार्ट करते हैं. लाइन टू लाइन explanation of the first stanza, that is where the poet has described his father in the outside world, in society. सोसाइटी में किस तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है. My father travels on a late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirts and pants are soggy, and his black raincoat, stained with mud, and his bag stuffed with books, is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. चलो यहाँ तक देखते हैं, एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं. सो द पोएट डिस्क्राइब्स हिज फादर. The first, that is, my father travels on the late evening train. Now he describes his own father, that every day his father used to come at home at late night with that late evening train. Actually train is not late, but the time when his father arrives is too late. That's why he called it as late evening train. So it can also tells us that his father is very hard working personality. So from morning till night he works very hard. सवेरे से लेके शाम तक वो बहुत काम करते हैं. एंड एज वी नो दैट इन आवर फैमिली ही इज़ द बैकबोन ऑफ अ फैमिली. फादर इज़ द बैकबोन ऑफ अ फैमिली. तो ही वर्क्स फॉर फैमिली. वो बहुत बार ही एक्चुअली सेक्रीफाई हिज ओन विशेष, बट ही ऑलवेज फुलफिल द विशेष ऑफ द फैमिलीज. तो फैमिली के पूरे जो विशेष होते हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस के, वो पूरे फुलफिल करते हैं. दो दे आर अनअफोर्डेबल टू हिम, फिर भी वो क्या करते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक हमारी जो विशेष होती है वो कंप्लीट करते हैं. तो बहुत ही हार्ड वर्किंग यहाँ पे उनके फादर को उन्होंने बताया है. माई फादर ट्रेवल्स ऑन अ लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमॉन्ग द साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट. As he used to ply by local trains, and we know if you have experience by traveling local trains, you can understand how difficult it is to travel by local trains. We hardly get place to stand because of such a rush and crowd. इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा क्राउड होती है कि मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से हमें खड़े रहने के लिए जगह मिलती है. बैठने के लिए सीट तो बस ख्यालों में ही होता है. तो ही इज़ वन ऑफ द रेगुलर कम्यूटर. कम्यूटर मीन्स क्या होता है? तो कम्यूटर इज अ पर्सन हु एवरी डे टू एंड फ्रो, एवरी डे व्हाट यू कैन से ट्रैवल बाय ट्रेन. तो हर दिन जो ट्रैवलिंग करते हैं उन्हें कम्यूटर्स कहा जाता है. तो हिज फादर इज अ कम्यूटर, एंड व्हेन ही ट्रैवल बाय ट्रेन he did not speak with others. That's why he is called as silent commuter, standing among silent commuters. Now maybe because of laborious work, hard work throughout the day, the passengers or the commuters, they are not in mind to talk because of already they are so tired. तो इतना थक जाने के वजह से मे बी वो किसी से बात करने के लिए प्रेफर नहीं करते होंगे. And second, maybe the reason is that there we find in such a metropolitan cities the culture is quite different. Means we are with number of people, but still we find that we are, means I am alone like this. खुद को है, बहुत से लोगों में होते हैं फिर भी अलोन फील करते हैं, फिर भी अलग फील करते हैं. तो ये कुछ एक अलग कल्चर भी यहाँ पे पोएट ने दिखाना कोशिश की है. स्टैंडिंग अमॉन्ग द साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज. सबब मीन्स एक्चुअली द आउटसाइड एरिया
द एरिया विच इज़ डेवलप्ड आउटसाइड द मेन सिटी, सिटी के बाहर जो डेवलप हुआ होता एरिया उसे सबब कहा जाता है। अब मुंबई जो मेन मुंबई है उसके आजू बाजू में बहुत मुंबई अभी बढ़ चुकी है, तो साइड में जो दूर दूर के इलाके हैं, एरियाज़ है या फिर सोसाइटीज़ है, वो सारी सबब कहलाती है। तो सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज, स्लाइड पास्ट मीन्स मूव क्विकली, स्लाइड होना मतलब मूव हो जाना। तो जैसे हम देखते हैं ट्रैवलिंग जब करते हैं हम मे बी बाय बस या फिर बाय ट्रेन, तो साइड के जो भी सीन्स होते हैं ना वो बहुत रैपिडली क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो सिमिलरली सबब यानी कि जो भी सोसाइटीज़ है स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। नाउ हिज आइज आर कॉल्ड एज अनसीइंग आइज, maybe because every day he used to see the same scenes, and by seeing the same scene every day, now that become very uninteresting to him. That's why he did not pay attention towards the scene which are very rapidly passes. तो उनके तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो हर दिन देखते हैं, so that become very uninteresting, monotonous. तो वो उनके लिए बहुत ही मोनोटनस हो जाते हैं, इसीलिए उनके तरफ वो ध्यान नहीं देते होंगे, इसीलिए कहा गया है अनसीन आइज। हिज शर्ट्स एंड पैंट्स, नाउ हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब हिज फादर्स अपीयरेंस, उनके पिताजी का अपीयरेंस यहाँ पे बताया गया है। सो हिज शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी, सॉगी का मतलब होता है वेट, यानी कि एज द time of this poem, that is monsoon day, so his garments are soggy or wet, so his shirts and pants are soggy and his black raincoat stained with mud. Now with the black raincoat we can say that it इज़ मानसून डेज, तो ये बोल सकते हैं हम कि ये मानसून सीज़न चल रहा है क्योंकि यहाँ पे रेनकोट का यूज़ किया गया है। एंड सेकेंड, यहाँ पे हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी कहा गया है, मे बी बिकॉज ऑफ द स्वेट, इस वजह से भी वो सॉगी हो सकते हैं। एंड सेकेंड, मानसून का टाइम दिया गया है, सो हियर द पोएट हैज़ यूज इमेजरी, इमेजरी का यूज़ किया गया है, शर्ट एंड पैंट्स एंड रेनकोट्स। His shirts and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. So the poet says that his father is one of the regular silent commuter. Every day he to and fro, but he did not speak with anyone, and now these are the monsoon days, and we know that monsoon days are very boring days because everywhere we find there is mud and water accumulated in many places, and because of rain we cannot go outside. So his father having very wet clothes and the raincoat also having stained with mud. Stain means उसके ऊपर दाग छींटे पड़े हैं। तो here we can say how neglected his father is, because he is having such a very inferior quality garments. तो उनके जो garments है, उनका जो यूनिफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा नहीं बताया गया है, उसके ऊपर स्टेन है, उनका शर्ट बहुत गीला हो चुका है, मे बी बिकॉज ऑफ स्वेट, बहुत दिनों से धोया नहीं इस तरीके से। एंड इसकी जो बैग बताई गई है, बैग स्टफ विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट, एंड देर आर सो मेनी बुक्स इन हिज बैग, एंड इतने बुक्स ज़्यादा, स्टफ यानी कि फिक्स विथ फोर्स, बहुत ज़्यादा बुक्स भर दिए थे, एंड वो भी क्या हो रहा है, फॉलिंग अपार्ट, यानी कि फॉलिंग अपार्ट मीन्स ब्रेक इनटू, तो वो भी बैग जो है उनका वो भी थोड़ा सा फटा हुआ था। तो वी कैन सी हाउ पुअर कंडीशन हिज फादर हैविंग। Maybe we can say what profession his father has. So we can guess that books tells us that maybe his father is a teacher or a professor. Books तो generally teaching field से ही related होते हैं, या फिर we can say that his father is one of the book seller,
तो बुक सेलर भी हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं ट्रेंड में बुक सेलिंग का भी काम करते हैं. सो बाय प्रोफेशन मे बी हिज फादर इज अ टीचर और प्रोफेसर. हिज आईज dim by age. Now his father is too old and he cannot see things clearly because he has dim eyes. Dim eyes का क्या मतलब होता है? Faint eyes means he cannot see clearly. तो उन्हें सब कुछ क्लियरली नहीं दिखाई देता है बिकॉज ही इज टू एजेड टू सी थिंग्स. तो वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, एजेड हो चुके हैं, इसलिए उनकी जो आई साइड है वो भी काफ़ी वीक हो चुकी थी. फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून डे. नाउ मानसून डे, ह्यूमिड मानसून डे, यहाँ से भी हमें पता चलता है एंड ब्लैक रेनकोट से भी पता चलता है कि ये जो सीज़न यहाँ पे दिखाया गया है दैट इज़ रेनी सीजन या फिर मानसून सीजन. सो फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून डे. तो वो क्या करते हैं कि इन मानसून डेज में जहाँ बहुत बारिश चलती रहती है, उस बारिश में वो अपने घर के तरफ निकलते हैं मानसून नाइट. Now I can see him again getting off the train like a word dropped from a long sentence. So every day Dilip ji used to receive him at one of the railway station where his father used to get off from the train. तो हर दिन every day दिलीप जी चित्रे जब छोटे थे तो अपने पिताजी को लेने के लिए वो स्टेशन पे आया करते थे. तो every time he observed that when his father gets off from the train, nobody talk with him, nobody see off him, nobody wave him. तो इतने सारे लोगों में दिल्ली कम्यूट करते हैं फ्रेंड्स, हमें पता है जो दिल्ली कम्यूटर्स होते हैं या दिल्ली विजिटर्स होते हैं, दोज हु विजिट एवरी डे दे बिकम गुड फ्रेंड्स. तो यार रोज़ का जीना मरना है, साथ में रहते हैं हम, तो दोस्ती हो जाती है. एंड वी नो फ्रेंडशिप इज़ द रियली वेरी गुड रिलेशन. उसके जैसा कोई रिलेशन ही नहीं है वेयर वी कैन फ्रीली टॉक. अब इतना सब होने के बाद भी देयर इज़ नॉट अ सिंगल गुड फ्रेंड ऑफ हिज फादर. तो ट्रेन में एक भी अच्छा दोस्त नहीं है, ये यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आता है. नाउ आई कैन सी, ये सी है हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. गेट ऑफ मतलब ट्रेन से उतर जाना. लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. सो व्हेन ही फाइंड्स मीन्स व्हेन दिलीप जी फाइंड्स दैट when his father gets off from the train, nobody talk with him, nobody see off him, nor nobody wave him. वेव करना मतलब इस तरीके से उन्हें टाटा बाय बाय करना कोई भी नहीं करता है. सो ही थिंक्स दैट माई फादर इज लाइक अ वर्ड ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस. When we remove that sentence, it doesn't affect the meaning of sentence. So it shows that his father is one of the unimportant person of that traveling. तो यहाँ से पता चलता है कि उनके पिताजी जो है उस ट्रैवलिंग में, उस जर्नी में एक बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जिसका किसी के साथ कोई भी कंसल्ट नहीं था. That's why he compared his father with a word which is not important in a long sentence. जैसे कोई बड़ा सेंटेंस है, उसमें का एक सेंटेंस में से एक शब्द अगर हटा देते हम, जो अनइम्पॉर्टेंट वर्ड है वही हटाना. इम्पॉर्टेंट वर्ड हटाएंगे तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा. तो जो अनइम्पॉर्टेंट है उसे हटा भी दिया तो भी सेंटेंस का मीनिंग उसी तरीके से रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. तो सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन दैट ट्रेन. When his father gets off, there is nothing who talk with him, who see off him. Then when his father gets off from the train, he hurries across the length of the grey platform. As soon as he gets off, what he did, he walks very hurriedly. He breaks. जैसे ही वो ट्रेन से उतरते, हम देखते लोकल ट्रेन का अगर नज़ारा देखा होगा तो हर एक के पैरों में जैसे स्केटिंग शूज़ लगाए होते हैं, जैसे भागते हैं, दौड़ते हैं, है ना, एक रेस लगी होती है, हर जगह रेस लगी होती है. तो उसी तरीके से
when his father gets off from the train, he hurries across the length of grey platform. Now here the poet has also used some colors which are symbolic. So grey color, grey platform indicate his old age. तो यहाँ पे ग्रे कलर जो है वो बुढ़ापा जो बोलते हैं ना वो दिखाता है, एंड सीमेंट का जो कलर होता है वो भी क्या होता है, ग्रे कलर होता है. तो as soon as he gets off, he walks very quickly from the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onwards. So when he gets off, he walks very quickly with long steps, quick steps. तो बड़े बड़े कदम लेके या फिर जल्दी जल्दी वो चलते हैं. And he did not pay attention towards his own. How we come to know that? वो अपने खुद की परवाह भी नहीं करते. देखो ये कहाँ से पता चला? Crosses the railway line, enters the lane. So only because he is too eager to meet his children. So only one thought was in his mind, that how I should reach at home and when I should talk with my children. तो मैं कब घर पहुंचूंगा, मेरे बच्चों से, फैमिली से मैं कब बातें करूंगा. सो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं, है ना. तो अपनी खुद की भी वो केयर नहीं करते हैं. रेलवे क्रॉसिंग से रेलवे क्रॉस करते, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग से ट्रैक को क्रॉस करना बहुत डेंजरस होता है. फिर भी वो क्या करते हैं, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, इंटर्स द लेन. ही चप्पल आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड्स. तो उनकी जो चप्पल है, बिकॉज ऑफ मानसून सीजन यहाँ पे दिया है, मडी दिखाया गया है ना. तो यहाँ पे भी देखो समझ में आता है, मानसून डेज दिया गया है. तो स्टिकी है, स्टिकी मतलब पता है ना, अगर कीचड़ लगा होगा तो हम फास्ट नहीं चल सकते. फिर भी हिज फादर वॉक्स वेरी क्विकली, फिर भी वो जल्दी जल्दी चल रहे. एक देखो यहाँ पे बताया है कि चप्पल स्टिकी है, यहाँ पे बताया बहुत फास्ट चल रहे, है ना. चलो यहाँ तक देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज किए गए हैं. तो फर्स्ट जो लाइन है, माय फादर ट्रेवल्स ऑन लेट इवनिंग ट्रेन. तो यहाँ पे देखो लेट इवनिंग बताया है. ट्रेन तो ट्रेन होती है, लेकिन यहाँ पे डिले हुआ है, देरी हो चुकी है फादर को. तो फादर इवनिंग को आते हैं, लेट इवनिंग को आता है, इसलिए ट्रेन का नाम भी पड़ गया लेट इवनिंग ट्रेन. सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. देन स्टैंडिंग अमॉन साइलेंट कम्यूटर इन द येलो लाइट. अगेन देखो साइलेंट कम्यूटर, कम्यूटर जनरली साइलेंट नहीं होते हैं, है ना. वो हमेशा बातें करते रहते हैं, बिकॉज डेली ट्रैवलिंग होता है, फ्रेंड्स हो जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, लेकिन साइलेंट का है. अभी पर्सन जो है ना वो साइलेंट था, कम्यूटर साइलेंट नहीं थे. वहाँ का जो अनइंटरेस्टिंग माहौल था वो कम्यूटर्स की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है. इसीलिए यहाँ पे भी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है दैट इज़ द सेम वन, दैट इज़ ट्रांसफर एपिथेट. तो वही नाम है, तो दोबारा नहीं लिखते, साइलेंट कम्यूटर. देन सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज. अभी यहाँ पर भी देखो अनसीइंग आईज, यानी कि अगेन आईज जो है अनसीइंग बताई गई है. एक्चुअली आईज अनसीइंग नहीं है, जो पोएट के फादर है वो ध्यान नहीं दे रहे, है ना, बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस. तो ये पास हो रहा है आंखों की तरफ. सो अगेन यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट अनसीइंग आईज. सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पे देखो एस का साउंड आ चुका है. सो यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन एंड सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अलिटरेशन. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट एनी वन नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच विथ एक्सप्लेनेशन. किसी भी एक फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखना होता है, जो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो वो लिखना है, ठीक है ना. तो अलिटरेशन, रिपीटेशन, कॉन्सोनेंस, ये बहुत सिंपल एंड इजीली फाइंड हो जाते हैं, होते भी हैं हर जगह पे. देखो स्लाइड पास्ट, स्लाइडिंग करना, है ना, स्लाइडिंग करना यानी कि मूविंग करना. तो ये ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे किसे दी गई है, सबब को दी गई. तो स्लाइडिंग यहाँ पे जो है ये एक और फिगर ऑफ स्पीच को यहाँ पे दिखाता है दैट इज पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पर एक ही लाइन में अलिटरेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है, देन यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट भी है,
एंड अनसीइंग आइज ये एक पैराडॉक्स का भी एग्जाम्पल है। सो यहीं पर अनसीइंग आइज से ही एक और फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या दिया गया है, कॉन्ट्ररी आइडियाज दी गई है। कॉन्ट्ररी यानी कि आइज का काम होता है देखना, लेकिन अनसीइंग आइज नहीं होती है। नेक्स्ट, हिज शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी विथ हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। ये जो पूरे लाइन्स है ना, यहाँ पे एक इमेजरी नाम की फिगर ऑफ स्पीच है, वो यूज की गई है, जैसे शर्ट, पैंट, ब्लैक रेनकोट या फिर बैग, बुक्स, ये सारे जो है ना, ये क्या करते हैं, इमेज को यहाँ पे दिखाते हैं। सो यहाँ पे इमेज है, बाकी अलिट्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन हिज आईज डीम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। अगेन देखो, ह्यूमिड मानसून नाइट, एक्चुअली नाइट नीदर ह्यूमिड नॉर रेनी नॉर विंडी, तो मतलब नाइट तो नाइट होती है, लेकिन वहाँ का जो वेदर है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मानसून वेदर है, इसलिए उसे ह्यूमिड मानसून नाइट कहा गया है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो हियर वी फाइंड दैट ट्रांसफर एपिथेट इज यूज्ड इन मेनी एग्जाम्पल्स। बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पे मिल रहे हैं। चलो, उसके बाद में यहाँ पे एच का साउंड है, अलिट्रेशन है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए लाइक का यूज किया गया है, एंड वी नो वेरी वेल कि जहाँ लाइक होता है वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच आती है, दैट इज सिमिली। तो ये फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। सिमिली लाइक से पता चलता है, और दूसरा वर्ड जो होता है दैट इज एज, तो इससे पता चल जाता है। सो हियर सिमिली इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस वेयर द पोएट हैज कंपेयर्ड हिज ओन फादर विथ अ वर्ड of a long sentence because of the unimportance of both। दोनों में एक चीज कॉमन बताई गई है, unimportance। तो his father is not one of the important commuter, तो वो ट्रेन से उतर भी जाते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं रेस्ट पैसेंजर के ऊपर। सिमिलरली वर्ड यहाँ से हटा दिया तो रेस्ट सेंटेंस पे, लॉन्ग सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे भी यहाँ दिखाया गया। He hurries across the length of ग्रे प्लेटफॉर्म। ग्रे प्लेटफॉर्म अगेन यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है। मेटाफर किस तरीके से यूज किया गया है? सो ग्रे प्लेटफॉर्म इंडिकेट्स द एज ऑफ हिज फादर, है ना, उनका एज यहाँ पे बताया, ओल्ड एज उनका बताया है। क्रॉसेज द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। अभी ये पूरा अगर लेते हैं हम, यहाँ पे क्लाइमेक्स भी आ जाता है ना, जैसे कि ही क्रॉसेस रेलवे लाइन भी करते हैं, इंटर्स लेन भी करते हैं, एंड फिर ये दोनों मिला के क्लाइमेक्स भी आता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अलिट्रेशन भी है। ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे अपोजिट दिया गया है। सो यहाँ पे एंटीथेसिस, ये फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है। एंटीथेसिस वेयर टू अपोजिट आइडियाज, दैट इज बिंग स्टिकी चप्पल, और अदर साइड है वॉक्स हरीड, है ना, जल्दी जल्दी चलना, और स्टिकी चप्पल से हम नहीं चल सकते हैं। सो यहाँ पे चप्पल, ये जो वर्ड है ये रीजनल वर्ड है। फुटवेयर का यूज हो सकता था, लेकिन एक स्टाइल होता है इंग्लिश में लिखने का जिसे कोड मिक्सिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सो हियर पोएट हैज़ यूज सम रीजनल वर्ड। रीजनल यानी कि मदर टंग के कुछ वर्ड्स भी उन्होंने यहाँ पे यूज किए गए। चलो देखते हैं अभी सेकेंड स्टैंजा जो है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग विक्टी। सो वी लर्न हाउ आइसोलेटेड हिज फादर लिव्स when he was in community or in society. Let's see what's about at home. घर आने के बाद उसी तरीके से आइसोलेशन फील करते हैं, एलियनेशन को फील करते हैं, या फिर ही इज वेलकम वेरी वार्मली बाय हिज फैमिली मेंबर्स। तो आई सी हिम अगेन, होम अगेन, आई सी हिम ड्रिंकिंग विक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक।
So he very pathetically says that when his father comes at home, he is not welcomed by rest of members. How we come to know that? With this example, drinking weak tea, eating stale chapati. Actually, we don't offer weak tea or stale chapati to father और एनी गेस्ट जो भी बाहर से थके हुए आते हैं, तो हम उन्हें गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं, है ना, एक फ्रेशनेस के लिए भी एंड एक हॉस्पिटैलिटी का भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. लेकिन हियर वी फाइंड दैट व्हेन ही फादर्स कम्स एट होम ही इज़ ऑफर्ड अ वेरी वीक टी, यानी कि बहुत ही ठंडी चाय पिला दी जाती है. देयर इज़ नो इमोशंस, there is no good bonding between family members and the father. तो पिताजी एंड फैमिली मेम्बर्स पे कोई खास रिलेशन नहीं है. यहाँ पे ये दिखाया गया है ईटिंग स्टेल चपाती, रीडिंग बुक. अभी चपाती दिस इज आल्सो मदर टंग वर्ड, रीजनल वर्ड, कोड मिक्सिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है. सो ही अलोन एट द डाइनिंग टेबल eats or takes his meal, dinner, and reads book. Why he reads book? Maybe because there is no one to talk with him. बोलने के लिए उनके साथ कोई नहीं है. तो maybe because of that he engrossed himself in reading book. तो खुद को वो रीडिंग बुक में एंगेज कर देते हैं, बिजी कर देते हैं, क्योंकि आजू बाजू में उनके पास कोई नहीं होता. हियर अगेन वी फाइंड शी इज़ अलोन. फिर से हम अकेलापन उनका महसूस करते हैं. आइसोलेशन यानी कि अकेलापन, एलियनेशन मतलब अकेलापन यहाँ पे हमें उनका दिखाई देता है. ही गोज इन टू टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड. तो आफ्टर टेकिंग मील और डिनर he used to go to toilet to contemplate. To contemplate means what? To think deeply. To think deeply यानी कि बहुत गहराई से सोचना. अब अकेला यानी कि थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, सो टॉयलेट इज एक्चुअली अ प्लेस वेयर वी फाइंड what can you say, where we find self को हम अकेला महसूस करते हैं. नो डिस्टर्बेंस इज देयर. तो मे बी बिकॉज फादर फील्स वेरी सैड, nobody interested to talk with him, so he became very nervous and he thinks very deeply about man's estrangement from man-made world. So वो सोचते हैं कि मैन्स इस्ट्रेंजमेंट, इस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है आइसोलेशन, एलियनेशन, अकेलापन. तो वो सोचते हैं कि नाउ वी मीन्स द ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड हैज़ मेड दिस वर्ल्ड एंड नाउ वी सेल्फ हैज़ बिकम वेरी अलोन. तो हम खुद ही यहाँ पे क्या हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं. सो इसके ऊपर वो बहुत सोचते हैं. एंड फ्रेंड, दिस इज़ द एक्चुअल थीम ऑफ आ पोएम. हमारी पोएम का ये जो पोएम है इसका थीम भी यही है. सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है दैट इज मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड. हिज फादर, when his father comes to home, nobody greet him. When he was in society, nobody talk with him. So he became very nervous and he deeply thought about man-made world. Now this world is made by man, but there is no close bonding or very keen bonding with others. Nobody wants to talk with others. So everyone lives a very isolated life. हर एक जन अकेला अकेला जीना चाहता है, अकेलेपन को वो फेस करते हैं. दैट्स वाई ही सेज दैट मैन मेड वर्ल्ड, मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड. कमिंग आउट ही थ्रम्बल्स एट द सिंक, the cold water running over his brown hands. So when he comes out from toilet, he thrumbles at the sink. Thrumbles means shivers, maybe because of the old age, है ना. जब ओल्ड एज में चले जाते हैं, एवरीवन हैज़ टू गो टू दिस स्टेज, हर एक को जाना पड़ता है. तो ओल्ड एज में हम बहुत वीक हो जाते हैं.
हमारे में ताकत नहीं रहती है तो हम ऐसे शिवरिंग करते हैं। शिवरिंग करना मतलब थ्रम्बलिंग करना, तो उनके हाथ भी यहाँ से थरथर करते हैं एट द सीइंग द कोल्ड रनिंग वाटर ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। नाउ ब्राउन हैंड्स आल्सो इंडिकेट द एजेड पर्सनैलिटी, है ना, ब्राउन हैंड से उनका एजेड पर्सनैलिटी भी समझ में आता है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग्स टू द ग्रेइंग हेयर ऑफ हिज रिस्ट। क्लिंग मतलब होल्ड समथिंग टाइटली, किसी चीज़ को पकड़ के रखना। तो जो ड्रॉपलेट्स से छोटे छोटे वाटर ड्रॉप जो होते हैं वो उनके हेयर के ऊपर, जो कि ग्रे कलर के हेयर बताए गए, उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. So when he come to talk with his children, now they are not interested to talk with his father. So the children are described as sullen children. Sullen means ill mannered कहेंगे हम इसे, ill mannered, है ना, बैड टेम्पर के जो होते हैं, बुरे ख्याल के जो होते हैं, उस तरीके से। His sullen children have often refused to share jokes and secrets. Jokes and secrets means क्या, हर दिन जोक सीक्रेट नहीं बताना है। एवरी दिन जैसे पिताजी आते हैं घर पे तो जोक बताना, ऐसा नहीं है। Jokes and secrets here having a different meaning, that they had to share the day happenings with his father. So whatever happens in their life this day, we share everything with our family members, especially with parents. तो हम पेरेंट्स के साथ हमारा डे की एक्टिविटीज जो है वो शेयर करते हैं, वो बोलते हैं उनके। बट हियर वी फाइंड दैट नोबडी शेयर विथ हिज फादर, तो उनके साथ कोई भी शेयर करता नहीं है। नाउ ही विल गो टू स्लीप, सो एट नाइट ऑलरेडी ही केम टू लेट, ऑलरेडी बहुत लेट आ जाते हैं, मे बी 9, 10, 11 बजते होंगे उनको आने को घर पर। तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं करता है, तो वो सोने के लिए चले जाते हैं। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। सो जब वो सोने को जाते हैं तो देयर इज़ नो वन टू टॉक विथ हिम। सो अपना अकेलापन स्पेंड करने के लिए व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू लिसन समथिंग ऑन रेडियो, स्टैटिक ऑन रेडियो, एंड वट एवर ही लिसन्स इट इज़ स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स व्हाट, अ क्रैकलिंग साउंड ऑफ रेडियो। क्रैकलिंग साउंड आपको पता है, या फिर जब भी सिग्नल्स वीक होते हैं ना तो रेडियो के ऊपर इस तरीके से आवाज़ आती है, तो वो जो साउंड है वो बहुत मोनोटोनस होता है, अनइंटरेस्टिंग होता है, हम नहीं सुनते हैं ज़्यादा करके, हम चैनल को चेंज कर देते हैं। तो उनका लाइफ भी बहुत मोनोटोनस हो चुका है, अनइंटरेस्टिंग हो चुका है। सो ये अनइंटरेस्टिंगनेस दिखाने के लिए यहाँ पे ये बताया है, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स फोर पेरेंट्स, जो हमारे पूर्वज होते हैं, है ना, उन्हें हम एंसेस्टर कहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, तो उनके बारे में सोचते हैं। एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में चलते हैं, यानी कि पास्ट के बारे में भी सोचते हैं एंसेस्टर से, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि बच्चे के बारे में सोचते हैं, यानी कि फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, एंड ही गोज इन पास्ट, बहुत पास्ट में चले जाते हैं, इतना पास्ट में चले जाते हैं कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, उस सब कॉन्टिनेंट में जब ये नोमैड्स मीन्स वॉन्डरर, नोमैड्स मीन्स वॉन्डरर यानी कि हमारे जो बहुत पूर्वज कहेंगे हम एंसेस्टर, वो सब कॉन्टिनेंट में कैसे आए थे, नैरो पास। नैरो पास मतलब छोटी सी एक नैरो पास होता है जिसे खैबर खिंड बोलते हैं हम, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ से वो इंटर किए थे, है ना। तो वो यहाँ का उन्होंने रेफरेंस दिया है, बहुत पास्ट का हिस्ट्री का रेफरेंस दिया गया है। सो ही थिंक अबाउट दैट कि वहाँ से हमारी ये सारी शुरुआत हो चुकी थी,
इतना बड़ा फैमिली हो गया है फिर भी हम अकेले फील करते हैं. सो हियर वी फाइंड दैट द फादर इज नॉट ट्रीटेड वेल, मे बी बिकॉज नाउ ही इज ओल्ड, मे बी बिकॉज ही इज अनइम्पॉर्टेंट, स्टिल ही इज द अर्निंग ब्रेड अर्निंग ऑफ हिज फैमिली. वो पूरे घर का जितना भी मतलब अर्निंग करने वाले होते हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट जनरली हम देखते हैं वो यहाँ पे फादर को नहीं मिलती है. बेबी बिकॉज ऑफ द कल्चर, है ना, कि आज हम देखते हैं कि कल्चर बहुत चेंज हो चुका है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा कल्चर. सो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. चलो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं. सो ड्रिंकिंग वीक टी, है ना, वीक टी मतलब टी वीक नहीं है, इनका जो रिलेशन है वो वीक है. यानी कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर एपिथेट, एक्चुअली ट्रांसफर एपिथेट में क्या होता है, एक जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है एंड उसके बाद में एक होता है नाउन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है लेकिन एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो ट्रांसफर एपिथेट हो सकता है. अगेन यहाँ पे इस तरीके का अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है ना. डिस्क्राइबिंग वर्ड ट्रांसफर एपिथेट के जैसे ही होते हैं. ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक. अब यहाँ पे देखो चपाती, सिर्फ चपाती थोड़ी खाते हम, वी डोंट ईट ओनली चपाती. चपाती के साथ सब्जी भी होती है, दाल भी होता है, चावल भी होता है. सो वी टेक होलसम फूड एवरी डे. बट यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो चपाती लिखा है. सो एक्चुअली हियर चपाती रिप्रेजेंट द होल मील. सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिनेक्डकी. सिनेक्डकी ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे अ पार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल. तो एक छोटा सा पार्ट है चपाती, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी जो हमारी प्लेट होती है, थाली होती है, जिसमें राइस होता है, दाल होता है, उसके बाद में चपाती होती है, सब्जी सब होता है ना. तो ये पूरा रिप्रेजेंट किया गया है. देन ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैन्स स्ट्रेचमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड. ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन एंड मैन ये दोनों हो चुका है रिपीट. तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज रिपीटेशन. उसके बाद में mm का साउंड है तो यू कैन राइट अलिट्रेशन ऑल्सो देयर. एंड मैन्स स्ट्रेचमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, यहाँ पे इंसान का ही आइसोलेशन इंसान से हो रहा है. सो यहाँ पे हम देखते हैं पैराडॉक्स. यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है दैट इज पैराडॉक्स. देन नेक्स्ट है कमिंग आउट थ्रम्बलिंग एट सिंक, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स. अब यहाँ पे देखो ब्राउन हैंड्स, कोल्ड वाटर, है ना. तो ये क्या है, ट्रांसफर एपिथेट के ही एग्जाम्पल है ये. देन यहाँ पे हम देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है. सलन चिल्ड्रन हैविंग रिफ्यूज जोक्स एंड सीक्रेट्स. जोक्स एंड सीक्रेट जो है मतलब सिर्फ जोक्स एंड सीक्रेट नहीं है, तो यहाँ पे एवरीथिंग है. तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डकी है, छोटा पार्ट बड़े पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो. स्टैटिक जो है ये वर्ड क्या करता है, क्रैकलिंग साउंड बताता है या फिर हिशिंग साउंड बताता है. इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनोमैटोपिया. ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ऑनोमैटोपिया. उसके बाद में हिज एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, पास्ट एंड प्रेजेंट एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटीथेसिस. तो फ्रेंड्स फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना. होप आप इजीली फाइंड करेंगे. फाइंड करने के लिए 1 मार्क होता है, एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए 1 मार्क होता है. एंटीथेसिस का अगर एक्सप्लेनेशन लिखना है तो सिंपली लिखना है टू अपोजिट वर्ड्स दैट इज एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन पुट टुगेदर, साथ में लिख दिए. क्रैकलिंग का जो है यानी कि ये स्टैटिक का है, ऑनोमैटोपिया का तो सिर्फ उतना ही लिखना है द वर्ड दैट इज स्टैटिक हैविंग साउंड इफेक्ट, है ना. अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं बट एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है. तो फ्रेंड्स ये था
पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड फिगर ऑफ स्पीच। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर किस तरीके से है। ये पोएम है एंड यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है। चलो देखते हैं क्या है। फाइंड आउट द थिंग्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इंटेंसिफाई फादर्स एगोनी एंड मेक हिज जर्नी मोनोटनस। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें बताना है जिससे हमें ये पता चलता है कि फादर एक बहुत ही क्या कहेंगे हम, डिफ़िकल्ट कंडीशन से जा रहे एंड वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे घर पे आने के बाद किस तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट मिलती है, जब वो सोसाइटी में होते हैं यानी कि ट्रैवलिंग करते हैं तो कैसे होता है, तो ये यहाँ पे हमें लिखना है। सेकेंड यहाँ पे है पोएट दिलीप चित्रे डील्स विद द थीम ऑफ मैन्स इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, एक्सप्लेन द थीम यूज इन द पोएम। तो आइसोलेशन किस तरीके से है, इस्ट्रेंजमेंट किस तरीके से वो बताना है, आउटसाइड में कैसा है इस्ट्रेंजमेंट, घर आने के बाद आइसोलेशन या फिर एलियनेशन वो किस तरीके से फेस करते हैं, दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे देना है। मेनी ऑफ यू मस्ट बी ट्रैवलिंग एवरी डे बाय बस और ट्रेन एवरी डे टू योर स्कूल कॉलेज, सम अदर प्लेस डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन 50 वर्ड्स। तो यू टू कैन शेयर योर ओन एक्सपीरियंस, बहुत ईजी है। आप भी जब कॉलेज को जाते हैं तो जिस तरीके से जाते हैं आप, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस आपने, कोई एक एक्सपीरियंस आपका शेयर करना है। अगर नहीं भी होगा तो टेंटेटिवली या इमेजरी कुछ एक एक्सपीरियंस बनाना है, स्टोरी बनानी है एंड उसे लिखना होता है। फोर्थ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून लाइट। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, किसी एक फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखना होता है विथ एक्सप्लेनेशन। क्रिएटिविटी में क्या होता है, कंपोजिंग लाइन्स यानी कि 4 लाइन्स बनाना है। यहाँ पे 2 लाइन दिए हैं, दोनों भी क्या कहेंगे हम, पैसेज में से यानी कि पोएट्री से दी गई है, अपने दिल से यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा। तो ऐसे 5 एक्टिविटी यहाँ पे होते हैं। चलो देखते हैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। एंड रहेगा सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 3B होता है अप्रिसिएशन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, दिए जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, है ना। ये इसलिए सिर्फ हमें आइडिया आने के लिए, ठीक है ना, कि क्या क्या लिखना है हमें अप्रिसिएशन में। इफ़ यू राइट विद दिस प्रॉपर सीक्वेंस वी कैन राइट वेरी वेल एंड मे वी गेट फुल 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। तो सिस्टमैटिकली अगर हम लिखते हैं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम खुद को एंड फुल मार्क्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, दैट इज़ 4 आउट ऑफ 4। तो चलो देखते हैं। ये है एक मॉडल आंसर, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट डू नॉट राइट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है। जस्ट पुट द क्वेश्चन नंबर A1, A2, A3 एंड उसके सामने आंसर लिखना है। जैसे A1 में पूछा गया था आइसोलेशन फादर का, तो फादर स्टैंडिंग अमंग द साइलेंट पैसेंजर, यानी कि कम्युनिटी में किस तरीके से वो अकेले हैं, वो यहाँ पे दिया है। इन द येलो लाइट इनसाइड द ट्रेन कंपार्टमेंट, आफ्टर वर्किंग हार्ड थ्रू आउट द डे ही इज रिटर्निंग होम स्टैंडिंग ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ ट्रेन एज ही डज नॉट गेट सीट टू रिलैक्स इनसाइड द कंपार्टमेंट। स्टैंडिंग में ही आना पड़ता है उन्हें। द साइलेंट कम्यूटर्स आर ऑल्सो नॉट फ्रेंडली विथ हिम और इवन अमंग देमसेल्फ। येलो लाइट इन ट्रेन प्रमोट्स डलनेस ऑफ जर्नी। All these things intensify father's agony and make his journey monotonous। तो किस तरीके से उनका जर्नी मोनोटनस है वो यहाँ पे दिया है। सेकेंड में दिया था हमें, इन द पोएम पोएट्स फादर गोज टू टॉयलेट विथ अ थॉट ऑफ हाउ मैन बिकम, सॉरी बिकेम होना चाहिए था यहाँ पे, मैन बिकेम became isolated from the man-made world. These 2 lines are summing up the theme of this entire poem. Father is aware of his strange situation and hope to find some support from his family when he reaches back at home late at night. But his hope diminishes when he finds some indifferences at home too. Moreover, the toilet acts
एज अ सिंबल ऑफ हाउ स्मॉल द वर्ल्ड हैज़ बीन। ये भी एक अच्छा है कि टॉयलेट जैसे मैंने कहा था बहुत छोटा है, तो वो भी ये भी सोचते हैं कि दुनिया भी इतनी छोटी है, इतने लोग हैं लेकिन दुनिया बहुत छोटी है। नोबडी टॉक विथ ईच अदर। द टॉयलेट रिप्रेजेंट टू द ओनली प्लेस द मैन हैज़ टू गो टू कंटेम्पलेट ओवर हीज लोनलीनेस। नेक्स्ट यहाँ पे है शेयर करना है हमारा खुद का एक्सपीरियंस, पर्सनल रिस्पॉन्स का है। पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर फ्रेंड्स हमें लिखना होता है 100%। वॉट एवर वी राइट दैट इज़ करेक्ट वन। यहाँ पे गलत ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है आपका, या फिर थोड़ा सा क्या कहेंगे हम, टेंस। तो बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं देना है। इवन दो यू हैव टू राइट, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर, एंड इफ़ यू आर गुड इन राइटिंग तो आपको पूरे 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो हियर आई ट्रैवल एवरी डे फ्रॉम माई स्कूल, सॉरी माई विलेज टू माई कॉलेज विच इज़ लोकेटेड इन टाउन एंड 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। अभी ये खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। यू कैन राइट योर ओन आंसर ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द टाइम बस अराइव्स लेट एंड दैट टू ओवर क्राउडेड with lots of difficulties or request we get accommodated in the bus। accommodated यानी कि बैठने के लिए जगह मिलती है। on the way back from the college situation is worse as there is a horrible rush at bus stand and nobody gets inside the bus in queue। it is really horrible journey every day for us for education। तो अपना अपना एक्सपीरियंस लिखना रहता है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स कटते नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप अच्छे लिख सकते हैं ना तो 14 आउट ऑफ 14 आप 100% यहाँ ले सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स देने वाला है। देन A4 में यानी कि हमें यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में दिया जाता है, राइमिंग पेयर्स के बारे में पूछा जाता है। सो यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट एक फिगर ऑफ स्पीच है, जहाँ पे ह्यूमिड नाइट दिया था ना, सो ह्यूमिड इज ट्रांसफर फ्रॉम वेदर टू नाइट। अलिट्रेशन भी यहाँ पे दैट इज द कॉन्सोनेंट साउंड एच इज रिपीटेड प्लेजिंगली। 4 लाइन्स कंपोज करने के लिए कहा था। सो व्हेन वी कंपोज लाइन्स तो बिल्कुल मतलब ये नहीं सोचना है कि गलत होगा क्या। वट एवर यू राइट रिगार्डिंग द गिवन थीम 100% आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे गलत होता ही नहीं किसी का, क्योंकि पोएम हर एक जन अलग अलग सोच से बनाता है, हर एक की सोच सही ही होती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे दिया है नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पे जोड़ दिया ही मार्चेस अक्रॉस द डेजर्टेड रोड्स ऑफ हिज लोकेशन, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। Lashing rain makes his footsteps heavy, but still he drags himself forward। तो अपने अपने दिल से लिखना है। ये सोचना है कि राइमिंग आना ही ज़रूरी है क्या, तो नो नीड। यू कैन राइट इट इन फ्री वर्स ऑल्सो, फ्री वर्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं एप्रिसिएशन कैसे लिखना है। तो एप्रिसिएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बस हमें उस पॉइंट की हेल्प लेके एक पैराग्राफ वाइज लिखना है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर पैराग्राफ वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज थोड़ा कन्फ्यूजन ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखना है क्या, तो ऐसे पॉइंट नहीं लिखना है। पॉइंट मतलब क्या लिखना है, जिस पॉइंट को हम एलोबरेट कर सकते हैं वो पॉइंट हेडिंग डालते हैं, देन वी राइट अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वी राइट अबाउट पोएम एंड पोएट। सो द पोएम इज रिटन बाय फेमस इंडियन बायलिंगुअल पोएट Dilip Ji Chitre। He is one of the receiver of prestigious Sahitya Academy Award for his well-known translation work Sesh Tuka। The poem Father Returning Home is taken from Traveling in a Cage। It is an autobiographical poem in which the poet draws a picture of a suburban commuter, that is his father। The poem does not have a meter or rhyme। द टाइटल इज़ वेरी सुटेबल। सो पहले पॉइंट में क्या लिखना है, पोएट का नेम लिखना होता है, नेशनलिटी लिखना होती है, पोएट को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं ये लिखना होता है, पोएट्स ने कौन कौन से पोएम्स का कलेक्शन लिखा है, बुक्स लिखे हैं उनके नाम लिखने होते हैं। पोएम के बारे में लिखना होता है थोड़ा बहुत कि फिगर ऑफ स्पीच स्कीम कौन सी यूज़ की गई है, एंड व्हाट द पोएम इज़ अबाउट।
सेकेंड है थीम देना है, हमें थीम के बारे में लिखना है। सो द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक ड्रामा ही यहाँ पे दिया गया है। द थीम ऑफ द पोएम इज एलियनेशन। एलियनेशन मतलब आइसोलेशन यानी कि अकेलापन, उनका एक लिखने का स्टाइल ही है, ठीक है ना। विच इज क्लियरली सीन इन द लाइन मैंस estrangement फ्रॉम man-made world. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. तो ये जो दुनिया हमने बनाई इसमें कैसे हम ही अकेले हो रहे, ये यहाँ पे दिखाया है। देन हमें लिखना है पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवॉइस। तो पोएटिक स्टाइल कैसा है वो लिखेंगे। सो द पोएम इज कंपोज इन फ्री वर्ड स्टाइल, correct? There is no rhyming scheme. The poem has two stanzas in which the first stanza depicts his father's loneliness in society, and in second stanza his father's loneliness at home. The use of colors such as grey platform, yellow light, black raincoat, etc. stand for his father's condition at a particular stage. The poet used very simple and easy language. लैंग्वेज हमेशा यही लिखना है कि वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। पोएटिक डिवाइस में क्या करना है, तो फिगर ऑफ स्पीच के नाम लिखना है जो भी याद आते हैं। अलिट्रेशन लिख सकते हैं आप, रिपीटेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ट्रांसफर एपिथेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। उसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि सिनेक्डक्के भी है, ऑनोमेटोपिया भी है, एंटीथेसिस भी है, पैराडॉक्स, मेटाफर। तो जो नाम आपको याद आते हैं वो यहाँ पे लिखना होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट होता है फ्रेंड्स हमारा, जो हमें न भूल के लिखना है, वी मस्ट राइट दिस पॉइंट, दैट इज सेल्फ ओपिनियन, व्हाट आवर ओपिनियन इज, क्योंकि इसके लिए 1 मार्क होता है। सो इसे लिखना है। इंस्पिरेशनल मैसेज क्या मिलता है, द पोएट यूजुअलाइज द पैथेटिक बैड कंडीशन ऑफ अर्बन लाइफ विच इज इन फैक्ट वेरी क्लोज टू प्रेजेंट एरा। आज हम देखते हैं जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे इसी तरीके से लाइफ हम देख रहे हैं। सेंड इट ऑल्सो मेक्स अस अवेयर अबाउट द ओल्ड एज पीपल प्रॉब्लम और द इल ट्रीटमेंट गिवन टू द सीनियर सिटीजन। तो इसके बारे में भी ये भी मैसेज हमें यहाँ पे मिलता है। योर ओपिनियन क्या है, आफ्टर रीडिंग द पोएम आई फील वेरी सैड बिकॉज द पर्सन हु स्ट्राइव्स हार्ड इन हिज होल लाइफ, who is the only bread earner of the family, unfortunately is ill treated by his near and dear। तो अपने ही नज़दीक के जो है वो जिनके लिए वो पूरी ज़िंदगी भर काम करते वही उनको ट्रीट नहीं करते अच्छे से। द लाइम होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग विग टी, ईटिंग स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक मेड मी एक्सट्रीमली इमोशनल। तो एक लाइन जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है या फिर जिससे आप बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो चुके हैं, वो लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे अप्रिसिएशन लिखना है। होप इफ़ यू राइट लाइक दिस 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स यू विल डेफिनेटली गेट। क्वेश्चन अलग भी रहे तो भी लिखना किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक नाउ यू वेल अंडरस्टूड हाउ टू राइट आंसर ऑफ द एक्टिविटीज़ एज वेल एज एप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम। तो चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, 14 मार्क्स आपके पक्के हो गए हैं। मिलते हैं अगले पोएम के साथ, तब तक के लिए डू स्टडी एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।